नमस्कार साथियों, इतिहास की एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और इतिहास का आज का हमारा लेक्चर रहेगा कौन सा? दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक हमने देख लिया है। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? प्रॉपर सल्तनत वंश और सल्तनत वंश में जितने शासक हुए हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जिन जिन शासकों का शासन सल्तनत काल में रहा है उन सबको देखेंगे। ठीक है, सल्तनत काल तक कैसे पहुंचते हैं उसको हमने देख लिया है। उसमें बहुत कुछ, खास करके महमूद गजनवी से लेके मोहम्मद गोरी तक का जो संक्षिप्त इतिहास है मैंने पूरी ईमानदारी के साथ बताने की कोशिश की है। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जब मैं दोबारा लेक्चर लूँगा जो है तो उसके बारे में बताऊंगा, या जब मैं क्वेश्चन एंड आंसरों की श्रृंखला शुरू करूंगा जो है इतिहास के 2500 क्वेश्चनों की, सभी एग्जाम्स के लिए जो बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चंस रहेंगे जो आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है उसमें बताऊंगा। ठीक है, ये तो हुआ एक बात। दूसरी बात, आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश यानी कि 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में, या इसी को मामलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ममलूक वंश मिलता है, कहीं कहीं मामलूक वंश मिलता है, मामलूक वंश मिलता है। ठीक है, मामलूक वंश, ठीक, मामलूक वंश। कहीं कहीं दास वंश मिलता है। दास और गुलाम एक ही है, लेकिन आज के इतिहास के काल में अगर देखेंगे तो गुलाम और दास वंश बहुत अच्छा नहीं होता है, इसको मामलूक वंश ही नाम दिया जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मामलूक वंश है इसको इतिहासकार एक हैं हबीबुल्ला साहब हैं, उन्होंने जो है इसका नाम दिया है मामलूक वंश। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल्कुल सीधे सीधे नहीं पढ़ाता हूँ, मेरी ये आदत है कि थोड़ा उसके आगे पीछे दाएं बाएं इतिहास के विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब आप इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया गुलाम वंश, गुलाम वंश या मामलूक वंश। अब मामलूक वंश में कितने शासक हुए हैं? आज हम सिर्फ किसके विषय में चर्चा करेंगे? ऐबक के विषय में और आराम शाह, हालांकि एक ही साल रहता है, और इल्तुतमिश। ठीक है, ये तीन शासक हैं जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, तैयारी में एक जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तैयारी एक समग्रता में होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं ऐबक को। ठीक है, ऐबक के विषय में मैं बता दूं कि जब थोड़ा सा पीछे मैं आपको बताऊं कि जब 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, इसके बाद फिर गोरी तो वापस गजनी वापस चला जाता है गोरी। इसके बाद में फिर 94 से 1206 के बीच में जितनी जीत होती है वो कौन करता है? इसका गुलाम करता है, गोरी का गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, ऐबक कौन है? ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम है, इसी वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश भी पड़ता है, क्योंकि इसमें जितने भी शासक खास करके प्रसिद्ध हुए, चाहे ऐबक हुआ हो चाहे इल्तुतमिश, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ठीक है ना, इन तीनों, ये जो तीनों हैं ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों ने इस गुलाम वंश में अपने अपने वंश की नींव डाली थी। ठीक है, इसी वजह से ये तीन वंश हो जाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, जैसे इल्तुतमिश का शमसी वंश है, बलबन का बलबनी वंश है, और ऐबक का कौन सा है? कुतुबी वंश है, कुतुबी। ठीक है ना, ऐबक का कौन सा वंश है? कुतुबी वंश है, कुतुबी वंश है। इल्तुतमिश का कौन सा है? इल्तुतमिश का कौन सा वंश है? शमसी वंश है। ठीक है, और बलबन का कौन सा है? बलबन का है बलबनी। ठीक, ये तीनों वंश हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको जानकारी के लिए सारी चीजें बता दूं, क्योंकि
कोई भी चीज छूट ना पाए। तो जब ये ऐबक जब गुलाम वंश का रहता है तो ये फिर 1206 में क्या हो जाता है, 1206 में हो जाता है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1205 1206 में एक सिंध में खोखर जाति है, ठीक है ना, खोखर सिंध में रहती है, बड़ी उत्पाती जाति कह सकते हैं, खोखर जाति है। इन्हीं का विद्रोह दबाने के लिए मोहम्मद गोरी आता है गजनी से और नमाज पढ़ता रहता है। इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। 1206 की बात है, ठीक है। जब 1206 की बात है जो है, हालांकि कहीं कहीं ये लिखा पाया जाता है कि जब वो खोखर जाति को हरा के जाता रहता है जो है, लौटता रहता है, तो वो पहुंच जाता है, फिर गजनी में उसकी हत्या होती है। नमाज पढ़ता रहता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि जब वो खोखरों को हरा के लौटता रहता है गजनी, तभी उसने जो है अपने जो भारत में जीते हुए क्षेत्र रहते हैं उसके लिए मलिक की उपाधि के साथ में ऐबक को वो कहता है कि ऐबक ही इस क्षेत्र का स्वामी होगा, यानी कि ऐबक ही इस क्षेत्र का, भारतीय क्षेत्र का सूबेदार रहेगा। किसका सूबेदार रहेगा? मोहम्मद गोरी का रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 1206 में खोखर जाति को हरा के जब वो लौटता रहता है, मोहम्मद गोरी गजनी जाता है, तो रास्ते में ऐसे कहा जाता है कि अपने विजित क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र में ऐबक को जो है वो सूबेदार बना देता है, नायब बना देता है और मलिक की उपाधि दे देता है। ठीक है ना, ठीक है, मलिक की उपाधि दे देता है। इसके बाद जब 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्वाभाविक तौर पे जो है उसके विजित क्षेत्रों का स्वामी बन जाता है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की कभी भी। ठीक है, आपके लिए प्रश्न आता है, जब मैं प्रश्न बनाऊंगा इतिहास का ना, तो ऐसे ऐसे आपको मैं प्रश्न बनाऊंगा जो आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना, एक से एक मैं प्रश्न बनाऊंगा। पहले पर लेक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि जब आपको लेक्चर याद रहेगा, लेक्चर बार बार देखते रहेंगे तो आप वो चीजें कभी भूलेंगी नहीं। तो ऐबक जब 1206 में, जून 1206 में वो गद्दी पे बैठता है, तो ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता। पहला प्रश्न तो यही है उत्तर, कभी सुल्तान की उपाधि वो धारण नहीं करता। कुतुबुद्दीन ऐबक उपाधि नहीं धारण करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, वो मलिक और सिपा सलार, मलिक और सिपा सलार की पदवी धारण करता है। सिपा सालार की पदवी धारण करता है, की पदवी धारण करता है। ठीक है, ठीक, शासक बन जाता है। दो प्रश्न आपके तुरंत निकल के आ गए कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है क्योंकि वो गुलाम रहता है और उसको गुलाम से मुक्ति कब मिलती है? 1208 में उसको गुलाम की दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। गुलाम की दास्ता से मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, 1208 में। ये प्रश्न काफी बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। 1208 में उसको गुलाम की दास्ता जो रहती है उससे मुक्ति दे दिया जाता है। कौन देता है? मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी रहता है गियासुद्दीन। ठीक है, जो कहां का शासन है? गजनी का शासक है। ठीक है, गियासुद्दीन, उसने जो है 1208 में मोहम्मद गोरी को गुलाम से मुक्त कर दिया, जाओ तुम मुक्त हो जाओ बिल्कुल से। ठीक है, अब फिर क्या होता है? अब होता है कि दिल्ली पे अधिकार को लेके, दिल्ली पे अधिकार को लेके तीन लोगों की लड़ाई चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि गुलामी तो सारे हैं मोहम्मद गोरी के, तो कौन कौन है? एक तो ऐबक है जो बन गया है शासक, ठीक है, जिसको दिल्ली के लोगों ने बना दिया है। ठीक है, दूसरा है यालदौज, यालदौज, और तीसरा है कुबाचा।
ठीक। ऐबक कहाँ का शासक बन बैठा है? दिल्ली का शासक बन बैठा है। दिल्ली यानी कि लाहौर, क्योंकि वो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाता। आगे मैं बताऊंगा क्यों ऐसा करता है वो। यालदौज कहाँ का शासक बन बैठता है? गयासुद्दीन, जो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी रहता है, उसको हटा के ये गजनी का शासक बन जाता है। कौन सी गजनी? वही गजनी जो महमूद गजनवी की राजधानी है, मोहम्मद गोरी की राजधानी है, गजनी अफगानिस्तान की, ठीक है ना। और कुबाचा कहाँ का शासक बन जाता है? कुबाचा शासक बन जाता है मुल्तान का और उच्च का, ठीक है ना, जिसमें सिंध वाला भी एरिया काफी कुछ है, ठीक है। ये स्थिति है मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद में। जो मोहम्मद गोरी ने साम्राज्य बनाया है, वो मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि तीनों की लड़ाई चल रही है, ठीक है। ऐबक की, यालदौज की, कुबाचा की। ऐबक कहाँ का? दिल्ली का है, दिल्ली का शासक है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली उस समय सबसे कह सकते हैं राजगद्दी का एक सिंबॉलिक है। यालदौज गजनी अफगानिस्तान, जहां पे महमूद गजनवी, और ये मुल्तान और उच्च, ठीक है। अब क्या होता है? अब होता है कि इन सब की लड़ाई चलती है, ठीक है, और लड़ाई इस तरह से रहती है कि ऐबक एक बार यलदौज को हरा देता है, कुबाचा को भी हरा देता है, लेकिन वो इन सब की शक्ति नहीं समाप्त करता है, ठीक है ना। कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वो हरा नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास बहुत थोड़ा टाइम रहता है। क्योंकि आपको पता है ऐबक का शासन कब से कब तक है? 1206 से 1210 तक शासन है, ठीक है। 1206 से 1210 तक वो शासन करता है, और 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती, तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, ऐबक के लिए ये भी कहा जाता है कि ऐबक नए क्षेत्र को नहीं जीतना चाहता है, जितना जीता है उसी को प्रशासनिक रूप से वो मजबूत करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है, और कह सकते हैं कि वहां पे बार बार विद्रोह ना हो। तो यालदौज और कुबाचा, इनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनको अल्टीमेट कौन हराता है? इल्तुतमिश हराता है, उनकी शक्ति को समाप्त करता है, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और विशेष कुछ नहीं, हाँ, इसकी जो अन्य चीजें हैं, जैसे ये क्या है, ये लाहौर में रहता है, लाहौर को राजधानी बनाता है, ठीक है, दिल्ली को नहीं, लाहौर को राजधानी बनाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर इसका कह सकते हैं कि बहुत सब सारी चीजों को अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मोटा मोटा मैं इसके साथ में क्या है जो इससे संबंधित प्रश्न है उसको बता रहा हूं, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि ये जैसे मलिक और सिपह सलार के विषय मैंने बता ही दिया, सब सारी चीजें बता ही दिया है, ठीक है। दूसरी बात, इल्तुतमिश को ये, जब इल्तुतमिश शासक बनता है, इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो कहाँ का गवर्नर रहता है या सूबेदार? बदायूं का। ये प्रश्न बार बार आता है, बदायूं का। इल्तुतमिश जब जब शासक बनता है तो बदायूं का सूबेदार रहता है, या हाकिम रहता है, या गवर्नर रहता है, सूबेदार रहता है। और इसको कौन बनाया रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया रहता है, ठीक है ना। ऐबक का ही दास रहता है इल्तुतमिश, यानी कि ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश है, ठीक है। और मजे की बात आप जान लीजिए कि इल्तुतमिश को 1205 में ही गुलामी की दास्ता से मुक्त कर दिया गया है। इल्तुतमिश को ही 1205 में गुलामी की दास्ता से मुक्त कर दिया गया है। कारण क्या था कि जो मैंने बताया था कि 1205 में जो खोखरो, 1205 और 6 में जो खोखरो का विद्रोह हुआ था, उसमें इल्तुतमिश ने अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, और कह सकते हैं कि सैनिक रूप से इसने मोहम्मद गोरी को बहुत प्रभावित किया था, ठीक है। तो ये बात है। फिर आगे क्या होता है? फिर आगे होता है कि जब वही है कि लेकिन इसको इल्तुतमिश को जो है बढ़ाने में किसका हाथ रहता है? मोहम्मद गोरी का, क्योंकि इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी का क्या है? दामाद भी है, ठीक है। ऐबक का दामाद कौन है? ऐबक का दामाद रहता है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है ना। अपनी बेटी का विवाह किया है, इसका गुलाम भी है और प्लस दामाद भी है, ठीक है। अब ऐबक के विषय में थोड़ा कुछ और भी जान लीजिए। ये तो हो गया। दूसरी बात, ऐबक ने
कह सकते हैं कि जो राजपूत हैं उनसे काफी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है ना। दोआब के क्षेत्र में खास करके कन्नौज है, बनारस है, और इन सब के समय में मतलब बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और जीता भी। लेकिन ये वही बहुत छोटा सा समय ऐबक का रहता है। इसने क्या क्या किया, जैसे कि ऐबक को और क्या क्या कहा जाता था, जैसे ऐबक बहुत सादगी पसंद व्यक्ति था, तो ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, ये दान ही बहुत बड़ा था, लाखों का दान करने वाला, ठीक है। और क्या कहा जाता है, और इसको पील बख्श कहा जाता है। पील बख्श, पील बख्श का क्या मतलब है, हाथियों को दान करने वाला, हाथियों को दान करने वाला, ठीक है, हाथियों को दान करने वाला। और इसको क्या कहा जाता है, कुरान ख्वाह, कुरान ख्वाह, कुरान को पढ़ने वाला, ये कुरान बहुत पढ़ता था, ठीक है ना। ये सब इसके निकनेम है, एग्जाम में आते हैं, कुरान को पढ़ने वाला, ठीक है। ये तो 3 इसके निकनेम हैं जो काफी इसको जो है फेमस बनाते हैं, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वाह, ठीक है। हाथियों को दान करने वाला, कुरान को पढ़ने वाला, क्योंकि ये कुरान को बहुत पढ़ता है, ठीक। अब फिर क्या होता है, इसके कुछ काम ऐसे होते हैं जो भारत में पहले होते हैं, पहली पहली बार होते हैं। जैसे इसने भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, ठीक, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई जो है, ठीक है ना। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में, जैसे ये भारत की पहली इस्लामी, भारत की पहली इस्लामी मस्जिद कह सकते हैं, इस्लाम के आधार पे इस्लामी मस्जिद है, ठीक है ना। यानी कि इसमें कुल मिला के कुव्वत उल इस्लाम में क्या है, भारत की ये पहली ऐसी इमारत है या इस्लामी मस्जिद है, इसमें इस्लामी प्रथा या इस्लामी आधार को बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको भारत की पहली इस्लामी मस्जिद कहा जाता है, इस्लाम के आधार पे। दूसरा क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नींव रखी थी का मतलब है कि पहली मंजिल कुतुब मीनार की किसने बनवाई थी, पहली मंजिल किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है ना। और किसके नाम पे बनवाई थी, ठीक है ना। कह सकते हैं कि किसकी याद में, किसके आधार पे उसको बनवाया था, तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, उन्हीं के नाम पे या उन्हीं की समर्पित कह सकते हैं, उन्हीं को समर्पित ये कुतुब मीनार बनवाया गया है, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इसकी शुरुआत किसने की थी, ऐबक ने की थी। आपको मैं बता दूं कि कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं, ठीक है ना, 5 मंजिला है, ठीक है। पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया है, ऐबक ने करवाया है, ठीक है। बाकी फिर 2 3 4 इल्तुतमिश ने करवाया है, 2 3 4 ये मंजिली की इमारत का निर्माण किसने करवाया है, इल्तुतमिश ने करवाया है, ठीक है। फिर अब 5 मंजिल की है, सिर्फ 4 ही, तो इसकी 5वीं मंजिल को बलबन ने निर्माण करवाया था। हुआ क्या था कि कुतुब मीनार पे आकाशीय बिजली गिर गई थी, तो चौथी जो मंजिल थी वो टूट गई थी, तो बलबन ने चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। तो जो 5 मंजिल दिखता है कुतुब मीनार, तो 5 मंजिल का बनवाने में 3 अलग अलग शासक थे। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, दूसरी तीसरी चौथी इल्तुतमिश ने बनवाई थी। मगर बलबन के समय में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से
वो टूट गई थी, इस वजह से चौथी और पांचवी जो है बलबन ने बनवाई थी। ठीक है, नहीं बलबन ने, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। सॉरी, थोड़ा सा नाम में मिस्टेक हो गया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है, चौथी और पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि बलबन के काल के इर्द गिर्द में जो है उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी थी, जो है वो टूट गई थी, लेकिन उसको समय नहीं मिला। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और पांचवी मंजिल को बनवाया था। तो ये तो हो गया कुतुब मीनार का इतिहास। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के विषय मैंने बता दिया, ये भारत की पहली इस्लामी प्रथा पे बनी मस्जिद है, भारत की पहली इस्लामी प्रथा पे बनी मस्जिद है। ठीक है, और कुतुब मीनार के विषय में बता ही दिया कि पहली मंजिल ऐबक ने, दूसरी तीसरी चौथी इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश के बाद में फिर उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिसकी चौथी और पांचवी मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक है, तो ये तो हो गया मोटा मोटा ऐबक। ऐबक के विषय में और क्या है, एक दो बातें और जान लीजिए ऐबक के विषय में। हसन निजामी, आपने अगर नाम सुना हो, इतिहासकार रहे हैं। हसन निजामी की एक पुस्तक है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ताजुल मासिर। हसन निजामी को ऐबक ने ही संरक्षण दिया था, यानी कि इन्हीं के दरबार में रहते थे, ऐबक ने संरक्षण दिया था हसन निजामी को। ठीक है, और एक और इतिहासकार इन्हीं के समय बड़े कह सकते हैं बड़े फेमस हुए हैं, फक्र मुदब्बिर, फक्र ए मुदब्बिर। ठीक है, फक्र मुदब्बिर, इनको भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया था। दो इतिहासकार इनके समय के, इतिहासकार का मतलब कि इनके संरक्षण में अपने एक प्रकार से साहित्यकार कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, जो सत्ता संरक्षण के लोग होते हैं वो इन्होंने किया था। तो हसन निजामी को दिया था, जिनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ताजुल मासिर, और फक्र मुदब्बिर इतिहासकार रहे हैं जिसको संरक्षण दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित लगभग सारी बातें हो गई हैं, कुछ ऐसा विशेष बचा नहीं। जैसे मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब बैठते हैं तो वो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाते हैं, लाहौर को राजधानी बनाते हैं। और हाँ, 1210 में लाहौर में ही चौगान एक खेल है। चौगान मतलब पोलो जिसको बोला जाता है, घोड़े का खेल होता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े जो फिल्मों में जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, ये खेल तो पैसे वालों का ही लोगों का होता है, वो ऐसे ऐसे मारते हैं जो है। तो लाहौर में ही चौगान खेलते समय गिर गए थे, जिससे इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। ये प्रश्न भी काफी आता है कि कौन सा खेल खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो चौगान यानी पोलो का खेल खेल रहे थे। इसके बाद ये गिर गए, इसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी इनके विषय में बहुत कुछ नहीं है। जो छोटे छोटे लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, वो आपके बहुत काम की चीज़ें नहीं है। अगर कहेंगे तो बहुत बाद में कभी जरूर पढ़ा दिया जाएगा, मगर अभी चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर इनके बेटे रहते हैं आराम शाह। ठीक है, आराम शाह रहते हैं, जैसा नाम है इनका वैसा काम भी है। आराम रहता है इनको, सब कुछ रहता है। कहीं कहीं किताबों में इल्तुतमिश के लिए 1210 में ही गद्दी है, पर ये ऐसा नहीं है। जैसे कि 1211 में जो है इल्तुतमिश इनकी हत्या कर देता है, आता है बदायूं से, एक छोटी सी झड़प होती है, लड़ाई होती है, और इसको मार देता है। और फिर 1211 से 1236 तक कौन शासक रहता है, इल्तुतमिश शासक रहता है। कहीं कहीं आपको किताबों में बहुत सारी जगह पे
1210 से 1236 भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम काफी किताबों में 1210 से, लेकिन आराम शाह के भी शासनकाल को गिना जाता है, काउंट किया जाता है। और आराम शाह कहाँ पे शासक बनते हैं? दिल्ली में शासक बनते हैं। क्योंकि ये आक्रमण रहते हैं बिल्कुल से, दिल्ली में विद्रोह हो जाता है और जनता के निमंत्रण पे, ऐसा कहा जाता है कि जनता की सहमति से ही इल्तुतमिश शासक बनते हैं। ठीक है, ये बात कही जाती है कि जनता के बुलावे पे और जनता के सहयोग से और जनता के निमंत्रण पर इल्तुतमिश शासक बनते हैं 1211 में। ठीक है, और फिर क्या होता है? फिर होता है सत्ता का वास्तविक अस्थायीकरण। यानी कि ये कहा जाता है कि सल्तनत काल की वास्तविक स्थापना है, सल्तनत काल की वास्तविक स्थापना जहां पे शब्द आएगा वो कौन होगा? वो इल्तुतमिश होगा। ठीक है, इल्तुतमिश की लड़ाइयां किससे चलती हैं? यल्दौज से चलती है, और किससे चलती है? कुबाचा से चलती है। ठीक है, इसी के समय 1221 में चंगेज खां सिंधु नदी तक आ जाता है, किसका पीछा करते हुए? ख्वारिज्म के शाह, यानी ईरान के जो शाह होते हैं, ख्वारिज्म का बड़ा लड़का जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है ना, जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, सिंधु नदी तक चंगेज खां आ जाता है। सिंधु नदी के पश्चिम में आके इंतजार करता है 3-4 महीने, और जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आता है। जलालुद्दीन मंगबरनी कौन है? ख्वारिज्म शाह का लड़का है। ख्वारिज्म शाह कौन? ईरान का प्रसिद्ध शासक हुआ, इसका बड़ा लड़का रहता है जलालुद्दीन मंगबरनी। क्योंकि यही वो काल है, 1221 का काल है, जब चंगेज खान ने चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, इराक, ईरान, मतलब कह सकते हैं कि आप चीन से लेके पूरा इधर जितना पूरा एरिया है, ठीक है ना, सबको जीत लेता है। और सबकी सत्ता किसकी रहती है? चंगेज खान, यानी कि मंगोल शासक की रहती है। मंगोल शासक कौन है? चंगेज खान। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जितना क्षेत्र पे मंगोलों ने शासन किया है, उतने क्षेत्र पे वास्तविक रूप से आज तक किसी ने शासन नहीं किया है। चंगेज खान का बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र था, जिसमें चीन है, तुर्किस्तान है, मध्य एशिया है, इराक है, ईरान है, और न जाने इतने इस तरफ के पूरे क्षेत्र थे। और ये सिंधु नदी, भारत की सिंधु नदी के पश्चिम में किसका पीछा करते हुए आ गया था? ईरान के यानी फारस के शासक ख्वारिज्म शाह का बड़ा लड़का था जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा और क्या क्या होता है। तो इल्तुतमिश की शुरुआत ऐसे ही होती है। ठीक है, सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन रहता है? इल्तुतमिश रहता है। दिल्ली के लोगों के निमंत्रण पे ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के लोगों की सहानुभूति इल्तुतमिश के साथ में है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो इसके विरोध में कौन कौन हो जाते हैं? कुतुबी अमीर। और कौन हो जाते हैं विरोध में? मुइज्जी अमीर। ठीक है, ये दोनों अमीरों का एक वर्ग होता है। क्यों होता है मैं आपको तुरंत बता रहा हूं। कुतुबी अमीर वो होते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि वो जो लाहौर में बैठा रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके जो गुलाम होते हैं, उसके जो अमीर होते हैं, वो उनका एक गुट हो जाता है, तो उनको कुतुबी अमीर बोला जाता है। और दूसरे मुइज्जी अमीर कौन है? ये मुइज्जी अमीर वो वाला वर्ग है जो मोहम्मद गोरी के गुलाम है और गजनी में बैठे रहते हैं, और उनको ये लगता है कि दिल्ली पे हमारा शासन है, हम वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है? मुइज्जी अमीर जो है, इनको लगता है कि दिल्ली के असली राजा या असली शहंशाह हम लोग हैं, क्योंकि ये किसका जीता हुआ है? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, आप जान लीजिए कि मध्यकाल में या कभी भी वही राजा सबसे शक्तिशाली होता है जिसकी तलवार में धार होती है।
राजा कमजोर कभी भी सिंहासन पे बैठ नहीं सकता, उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि न जाने कितने उसके दुश्मन हो जाते हैं वहीं दरबार में ही। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश का लेखा जोखा है, खास करके 1236 तक उसको किससे किससे लड़ना है, यलदौज से लड़ना है। यलदौज कहाँ का शासक है, गजनी का शासक है। कुबाचा कहाँ का शासक है, मुल्तान और हुच्छ का शासक है। सिंध का भी कुछ एरिया है। 1221 में चंगेज खान सिंधु नदी पे आ जाता है जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते। ठीक है, ये तो हुआ कुल मिला के इल्तुतमिश की शुरुआत। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न के रूप में कैसे बनेंगे, जब मैं प्रश्न बनाऊंगा, प्रश्न जितने आए हुए हैं प्रश्न उन्हीं में से सब मैं बता रहा हूं, कुछ अलग से नहीं है। हाँ, क्या है ना कि आजकल सिर्फ लोगों को, जैसे तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन के आधार पे, तो इसी वजह से और गड़बड़ भी हो रहा है, क्योंकि लेक्चर कोई देखना नहीं चाहता है। ठीक है, तो अब फिर क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है 1215 में। यलदौज कहां से भागता है, ख्वारिज्म का जो फारस का शासक है, ख्वारिज्म, फारस का शासक कौन है इस समय, ख्वारिज्म शाह। ये ख्वारिज्म शाह 1215 में गजनी पहुंचता है और गजनी में शासक बन जाता है और यलदौज को मार भगाता है। और यलदौज गजनी की सत्ता छोड़ के कहां भाग आता है, लाहौर की तरफ भाग आता है। ठीक है ना, लाहौर की तरफ भाग आता है, जहां पे किसका शासन चल रहा है, मुल्तान, लाहौर, इन सब एरिया में कुबाचा का शासन चल रहा है। कुबाचा कौन, वही मुल्तान और सिंध वाले। ठीक है ना, यलदौज गजनी का शासक रहता है। 1215 में फारस का शासक होता है ख्वारिज्म शाह, महान शासक है। वो 1215 में गजनी पे आक्रमण कर देता है और यलदौज को भागकर आता है लाहौर की तरफ। और यही वो समय है कि 1215 और 16 में, 1516 के बीच की बात है, जब इल्तुतमिश जो है इसको हरा देता है और मार डालता है। तो 1215 अंत और 16 के शुरुआती समय में ही यलदौज की जो चुनौती थी इल्तुतमिश के लिए वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब कौन बचता है सीधे सीधे, अब यहां से यलदौज को आप हटा सकते हैं। 1215-16 में यलदौज की मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश हरा देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुबाचा लगातार चुनौती देता रहता है, एक दो छिटपुट लड़ाइयां होती हैं, इल्तुतमिश हरा देता है। ठीक है ना, इसी बीच में अगर आप थोड़ा सा बंगाल की तरफ देखेंगे, बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में ये हो रहा है कि ऐबक के ही समय में बंगाल में अली मर्दान खान एक थे, अली मर्दान खान थे। उन्होंने अपने पुराने साहब को मार दिया था और बंगाल की सत्ता स्वयं संभाल ली थी, साथ में बिहार को भी सम्मिलित कर लिया था। अली मर्दान खान जो है चालाकी करता है, ऐबक से जाके मिलता है लाहौर में और ऐबक खुशी खुशी जो है इसकी सत्ता को नायब सूबेदार स्वीकार कर लेता है। बंगाल बिहार का ये शासक रहता है। 1211-12 की बात है, अली मर्दान खान को एक रहता है एवाज खिलजी। ठीक है, एवाज नाम आपको मिलता है, कहीं कहीं किताबों में इवाज भी मिलता है, लेकिन एवाज नाम है। ठीक है, एवाज ने अली मर्दान खान को मार के बंगाल की सत्ता हथिया ली, क्योंकि बंगाल जो है आप देखेंगे 1230-32 तक दिल्ली सल्तनत को हर समय चुनौती देता रहता है या दिल्ली सल्तनत से हर समय अलग रहता है। वहां का जो स्वतंत्र शासक रहता है वो हर समय अपनी सत्ता को जो है कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें दिल्ली को वो खिराज उराज वार्षिक कर और कुछ भी नहीं बेचता। तो ये जो एवाज है वो अली मर्दान खान को मार डालता है। इसके बाद एवाज जो है बिहार को भी जीत लेता है और यही एवाज जो है बंगाल बिहार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। ठीक है, बंगाल बिहार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। ठीक है, अब चुनौती ये भी है, फिर इल्तुतमिश जो है इसके भी ऊपर आक्रमण करता है, एक दो बार हराता है, लेकिन अंत में यहां पे थोड़ा स्थिति हम देख लेते हैं कि 1221 में फिर हम आ जाते हैं। 1221 में मैंने जैसे पहले बताया कि चंगेज खान
पूरब जीतता हुआ चला आता है और फारस पे आक्रमण कर देता है, फारस को जीत लेता है। फारस को कब जीता है चंगेज खान? 1220 और 21, 20 के लास्ट और 21 के शुरुआत में। तो 1221 में जो फारस का शाह रहता है, ख्वारिज्म शाह, ख्वारिज्म शाह, वो सत्ता छोड़ के भाग जाता है कैस्पियन सागर के और उत्तरी हिस्से में। और इसका जो ख्वारिज्म शाह का बड़ा लड़का है जलालुद्दीन मंगबरनी, वो भारत की तरफ भागता है और भारत की तरफ भागते भागते आ जाता है लाहौर में आ जाता है। ठीक है, मुल्तान लाहौर वाले एरिया में आ जाता है। ठीक, या कह सकते हैं कि सिंध वाले एरिया में आ जाता है, कुछ भी समझ लीजिए, यानी कि हर जगह जाता है। सिंध, मुल्तान, लाहौर, सिंध से भागते हुए आगे बढ़ेगा तो ये सारे क्षेत्र मिलते हैं। यहीं पे 1221 में जो है किसका शासन चल रहा होता है? मुल्तान और उच्च में और सिंध के पूर्वी हिस्से में कुबाचा का शासन चल रहा होता है। ठीक है, कुबाचा इसका जलालुद्दीन मंगबरनी का विरोध करता है। ठीक है, और जलालुद्दीन मंगबरनी क्या करता है? वो इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, इल्तुतमिश से सहायता मांगता है कि चंगेज खान के विरुद्ध आप मेरी सहायता करिए। इल्तुतमिश बड़े इस धर्म संकट में रहता है क्योंकि वो चंगेज खान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता, तो इल्तुतमिश सहायता देने के लिए मना कर देता है, यानी कि वो जलालुद्दीन मंगबरनी को मना कर देता है। ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध और लाहौर मुल्तान के एरिया में 3 साल तक रहता है। और इसकी लड़ाई किससे चलती है? इससे लड़ाई सिंध और मुल्तान के एरिया में चलती है कुबाचा से। ठीक है, कुबाचा के सामने दोहरी परेशानी है, इल्तुतमिश भी उसको हराना चाहता है और जो जलालुद्दीन मंगबरनी भाग के आया है फारस से, ईरान से, वो भी जो है इसको हराना चाहता है। दो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 1225 के आसपास में जलालुद्दीन मंगबरनी कुबाचा को सिंध से या मुल्तान से भगा देता है। ठीक है, कुबाचा को जब भगा देता है तो कुबाचा भाग के लाहौर की तरफ आता है। और यही वो समय है कि जब इल्तुतमिश समय पाके 1226 में कुबाचा के ऊपर आक्रमण करता है और कुबाचा लड़ाई में हारते हुए जो है सिंध नदी में कहीं डूब के मर जाता है भागते समय। तो 1226 में कुबाचा भी मर जाता है, यानी कि 1215 में यल्दौज मर गया है और 1226 में कुबाचा भी मर जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इल्तुतमिश के लिए लगभग रास्ता साफ हो जाता है। और इल्तुतमिश के समय में जैसे कि जबरदस्त चंगेज खान का आक्रमण हुआ था, लेकिन वो सिंध के पश्चिम तक ही रुका रहा। चंगेज खान भारत में आक्रमण नहीं किया, वो मध्य एशिया की तरफ चला गया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद 1226 में जब इल्तुतमिश कुबाचा को मार डालता है और जब चंगेज खान थोड़ा सा फारस से, ईरान से निकल जाता है तो उसका लड़का जलालुद्दीन मंगबरनी ईरान चला जाता है। 1226 में वापिस चला जाता है फारस। और तब जाके 1226 के बाद जो है धीरे धीरे स्थिति इल्तुतमिश के हाथ में सही आती है। इस बीच में इल्तुतमिश छोटे मोटे युद्ध राजपूतों के खिलाफ लड़ता रहता है, उनको हराता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि राजपूत का जो एरिया है नागौर है, रणथंभौर है, ये सब वाला जो एरिया है कालिंजर का है, 1231 में वो कालिंजर के दुर्ग को पुनः जीत लेता है। यानी कि दोआब का जितना क्षेत्र है बनारस तक है, फिर वो दक्षिणी बिहार को जीतता है, फिर बिहार को जीतता है और अंत में जब वो बंगाल को जीतता है 1231 में जाके बंगाल को जीतता है पूरी तरह से, बंगाल बिहार को। तो बिहार में वो अपना सूबेदार किसको नियुक्त करता है? मलिक जानी को, मलिक जानी को। और जो बंगाल का शासक होता है उसको स्वतंत्र सत्ता मान्यता दे देता है, बिहार को भी मलिक जानी। इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने बिहार और बंगाल के लिए, बिहार बंगाल एक ही है उस समय जो है, बिहार और बंगाल के लिए दोहरी एकता व्यवस्था शुरू की। दोहरी एकता व्यवस्था का मतलब 2 लोगों को नियुक्त किया, एकता व्यवस्था। ठीक है, ये एकता व्यवस्था क्या है? जब मैं सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ाऊंगा तो उसमें एकता व्यवस्था पूरी तरह से आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो इसका राजनीतिक हिस्सा चल रहा है। तो ये स्थिति होती है अंत में 1236 में
1235 में इल्तुतमिश बामियान का अंतिम, बामियान कहाँ है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर, जो है बामियान का दौरा करता है या और बामियान से लौटता है और बीमार पड़ता है, और 1236 में जो है ये बामियान जाता है वो 1235 में, और वहां से लौटता है 1235 के एंड में, और 1236 में इसकी तबीयत खराब हो जाती है। वही बामियान में ही तबीयत खराब होती है, लौटने के बाद कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा आपका 1211 से 1236 तक, ये आप इसको 1210 से 1236 तक कर लीजिए, जैसा आपकी किताब में हो वैसा आप लोग कर लीजिए, जैसा आप लोगों ने कहीं से पढ़ा हो वैसा कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आराम से 4-6 महीने के लिए बैठता है तो सत्ता 1211 में उससे लेता है इल्तुतमिश। तो ये हो गया 1236 तक इल्तुतमिश, ठीक है। अब इल्तुतमिश ने भारत में कुछ चीजें पहली बार की, ठीक है, जैसे उसने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी, दिल्ली इल्तुतमिश के समय राजधानी हो गई, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने, हालांकि हो तो आराम शाह के ही समय में गई थी, लेकिन आराम शाह को बहुत सारे इतिहासकार शासक नहीं मानते हैं, इस वजह से घोषित रूप से इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक है ना। इतिहासकारों की भी तो अपनी लॉबी है, जो इतिहासकार जिसको चाहे बना दे, जिसको चाहे बिगाड़ दे, ठीक। तो ये इल्तुतमिश के समय में दिल्ली राजधानी हो जाती है। और इल्तुतमिश ने कई सारे काम नए किए, जैसे इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की भारत में शुरुआत प्रथम बार की, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत प्रथम बार की भारत में, प्रथम बार भारत में की, इक्ता व्यवस्था को उसने कहां से अपनाया था? इक्ता व्यवस्था को अपनाया था उसने मध्य एशिया से, ठीक है। मध्य एशिया में इक्ता व्यवस्था लागू होती थी, तो मध्य एशिया से उसने उठा लिया था इक्ता व्यवस्था, ठीक है। फिर और उसने क्या किया था? फिर उसने किया था, उसने सिक्के चलवाए थे। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए ना, सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखने की प्रथा शुरू की। तो ये सब प्रथा शुरू करने वाला कौन है? इल्तुतमिश है, ठीक है। सिक्कों पे शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए इल्तुतमिश ने, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, अरबी सिक्के चलवाए, ठीक, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। और क्या इसने किया? जो है सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की, टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की, लिखने की परंपरा शुरू की। और क्या किया इसने? इसने दो प्रकार के प्रमुख रूप से सिक्के चलवाए, चांदी का टंका, चांदी का टंका और पीतल का शुद्ध। एक तो इसने चांदी का टंका और पीतल का जीतल चलवाया, ठीक है। ये दो प्रकार के इसने सिक्के चलवाए, चांदी का टंका और पीतल का जीतल, ठीक। ये जो इल्तुतमिश के प्रमुख प्रमुख काम है, ये सब एग्जाम में आते हैं। इल्तुतमिश ने पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए भारत में, पहली बार टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की सिक्के में, ठीक है ना। चांदी का टंका और पीतल का जीतल, ये जो है इसने अपने काम शुरू किया। जो है नहीं, पीतल का नहीं, इसको तांबा बोलते हैं, तांबे का जीतल, वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, तांबे का जीतल, ठीक है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ठीक। और फिर इसने क्या किया? जो इसके प्रमुख प्रमुख काम है, इसने तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहल गानी,
तुर्कान चहलगानी की स्थापना की। ये तुर्कान चहलगानी क्या है? तुर्कान चहलगानी, या इसको चालीसा भी बोलते हैं, चालीसा भी बोलते हैं। तुर्कान चहलगानी की स्थापना या इसको चालीसा, इसने अपने 40 चुनिंदा अमीरों को, यानी कि जो गुलाम थे, उनको बना के एक संगठन बनाया। तुर्कान चहलगानी उन 40 गुलामों या जो बड़े बड़े सरदार थे, गुलाम सरदार थे या अमीर थे, उनका एक संगठन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि उसकी सत्ता को कोई चुनौती ना दे सके। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मुइज़ी और कुतुबी जो अमीर थे, इसकी सत्ता को चुनौती देते थे, उनसे निपटने के लिए इसने इस दल का गठन किया था, तुर्कान चहलगानी, चालीसा दल जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये रहा इल्तुतमिश के विषय में। बाकी जो इल्तुतमिश के विषय में थोड़ा बहुत रहेगा आगे का, जो इसके बाद जो रजिया सुल्तान है, बलबन है, नासिरुद्दीन महमूद शाह, दूसरे लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसको गुलाम वंश को 3 लेक्चर में खत्म किया जाएगा। आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है और काफी चीजें हो गई हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश रही है कि इसको मैंने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। बाकी तो ठीक है, बाकी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे जैसे याद आता रहेगा समय समय पे आपको बताते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा है, इतना मटेरियल है ना, कि बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल हौच पौच हो जाता है ना। तो इस वजह से जैसे जैसे चीज़ें याद आती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। और इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, इनसे संबंधित मैं बहुत जल्दी ही 1,000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें 50-50 प्रश्न एक लेक्चर में मेरे रहेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आरओ के लिए, चाहे एसएससी के लिए, चाहे यूपीएसआई के लिए, चाहे पेट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल 0 से लेके ऊपर तक जितने भी प्रश्न बनते हैं, जैसे भूगोल के मैक्सिमम प्रश्न में कवर 1,000 प्रश्न में करने की कोशिश करूंगा, इतिहास के, इस तरीके से एक बार मैं सभी विषयों के जीएस के 1,000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। आप लोगों का प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बढ़ाइए और अपने अनुभव ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो ठीक है साथियों, फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।